दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी। और फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखिए 2 और चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह अगर आपने मेरा प्रोग्राम देखा हो, यानी कि आज 24 तारीख की दोपहर है जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने सुबह 9 बजे एक प्रोग्राम डाला था जो मैंने रात 2:30 बजे बनाया था। आपको मैंने बारहा उसके अंदर कहा कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरी खबर सुनकर, क्योंकि मेरी समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि जो इसराइल 36 घंटे पहले अमेरिका के यहाँ मदद के लिए, हेल्प के लिए, सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, अचानक वो ईरान जो है उसकी बेसिस पे हमला क्यों कर देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने परसों छापा था कि इसराइल के ने ट्रंप से यानी कि अमेरिका से ये गुहार लगाई है। ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि आप किसी प्रकार का इसका अंदर रास्ता निकाल दीजिए। और ट्रंप साहब ने सऊदी मुल्कों को बीच में डाल करके, ये मैंने कल सुबह खबर बनाई, अगर आप शायद देख पाएँ, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई कि जब ईरान ने कतर की बेस पर हमला कर दिया, उस बेस पर जिसमें 5 रोज़ पहले मैंने आपसे ये कहा था कि वहाँ के जहाज़ सब गायब है, खाली होना है। पता ये चला दोस्तों कि खेल कुछ और है और आपको बताया कुछ और जा रहा है, और दुनिया का मीडिया आपको कुछ और बताने की कोशिश करता है। अब ज़रूरत बन जाती है कि दुनिया के जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं वो वो कयास लगा लें, वो सोच लें कि ये राजनीतिक नेता या दुनिया की जो भी संस्थाएं हैं जो दुनिया को चलाने का काम करती हैं तथाकथित, उनकी बातों पर नज़र रखें। खैर, तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था दोस्तों, आखिरकार ये सीज़ फायर हो गया। ट्रंप साहब नोबल की तरफ और अग्रसर हो गए। एक आदमी अपने क्या नोबल की वजह से ये कार्य काम कर सकता है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका मगरबी मीडिया ने, या जो ताकतें हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ, उनका नाम लेना बार बार ठीक नहीं होता यूट्यूब पर, तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि वो उनके खिलाफ आकर खड़े हुए थे। लेकिन बीच बीच में ऐसा महसूस होता था जैसे ज़ायनिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और करते भी हैं। इसराइल को तमाम मदद पहुंचाने वाला अमेरिका है। अब किस दबाव में है वो हम नहीं जानते, अलबत्ता पहुंचाता है। लेकिन मैंने 4-5 दिन पहले यूट्यूब पर भी और 4 PM न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम बनाया कि नेतन्याहू को क्या ट्रंप ने मामू बना दिया। मकसद ये है कि वो चाहता कुछ और है, करता कुछ और है। कल जब कतर पर यह हमला हुआ तो मैं ये कह रहा था, मैंने शीर्षक भी लगाया कि इसराइल और नेतन्याहू की बहुत खुशी का शायद मरकज़ हो, लेकिन वो सुबह होते होते ट्रंप साहब ने उसको ख़त्म कर दिया। और फिर ये क्या हुआ मैं आपको बता दूं, सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान, कतर, UAE, सब लोगों से ट्रंप साहब बात कर चुके थे। खबर ये आ रही है, दुनिया के बड़े बड़े अल जज़ीरा हुआ, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और दुनिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान को दरअसल पहले ही मालूम था कि फोर्डो पर हमला होने वाला है, और अमेरिका को भी पहले मालूम था कि कतर की एयरबेस पे हमला होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर इनको मालूम होता है तो फिर हम और आप किस चक्कर में अपने खून को जलाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, जो मेरा तज्जिया है, देखिए इसराइल और ईरान की लड़ाई बिल्कुल रियल है, वो कॉज है उसके पर। दोनों ही, इसराइल भी धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और ईरान भी अपने मकसद की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसमें जो पीछे जा रहे हैं वो गजा के मुसलमान हैं, गजा के बेकसूर लोग हैं। तो अब आपको मैं, लेकिन अमेरिका और ईरान की क्या आपस में खिचड़ी है कोई नहीं जान सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता बिना ऑथेंटिक रीज़न के। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फोर्डो पर हमला हुआ तो लोगों का कहना यह है कि पहले ईरान को मालूम था, एक भी एंटी डिफेंस सिस्टम से उसने उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, वहाँ का अपना बवाद निकाल दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ सैटेलाइट की इमेजेस भी इस प्रकार से आई हैं। अमेरिका ने कहा कि साहब, ट्रंप साहब का कल बयान था, मैंने आपको दिखाया था, बल्कि बताया था कि दुनिया का जो फेक मीडिया है वो ये कह रहा है कि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब दुनिया का कौन सा मीडिया है जो ये कह रहा है? वो CNN बता रहा है, वो रॉयटर्स बता रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है, ब्लूमबर्ग बता रहा है। हद यह है कि नेतन्याहू ने ब्लूमबर्ग में आकर के ये कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि क्या नुकसान हुआ मुझे नहीं मालूम अभी। और दुनिया की तमाम जो एजेंसीज हैं जो एटॉमिक को, न्यूक्लियर एनर्जी को जो है कंट्रोल करने वाली, उनका भी कहना है कि हमें मालूम नहीं है, जो तब तक हम पहुंचेंगे नहीं वहाँ वो शुआएं, वो तापकारी माहौल निकला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ गुडमुड है। अब थोड़ा सा जहन को खोल लीजिए। मैंने कल एक प्रोग्राम जो बनाया था सुबह, उसमें मैं यही कंफ्यूज था मैं भी कि ये हो क्या रहा है, चूँकि ईरान जो है वो काम कभी नहीं करेगा कि इसराइल और अमेरिका एक साथ आ जाए, 2 फ्रंट पर वो लड़ाई नहीं खोलेगा।
उसने बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा नाकिस हमला, जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि बड़ा कमज़ोर हमला था, 8 या 10 या 6 मिसाइल्स उसने मारी और किसी के कोई जान नहीं गई। और बल्कि बाकायदा फिर वो जो सऊदी मुल्क हैं उन्होंने आकर कहना भी शुरू कर दिया, कंडेम किया उन्होंने, चूँकि ये ईरान का और अमेरिका का जॉइंट वेंचर था, जो सुबह होते होते ट्रम्प साहब बजाय अपना बदला लेने के लिए बेस पे हमले पे तो यही कह रहे थे कि हमारी बेस पे हमला हुआ या कोई भी फौजी मारा गया, हम ईरान को जो सबक सिखा देंगे। तो उसने तो हमला कर दिया था, उसने भी अपनी नाक बचा ली और तुमने भी अपनी फोर्डों पे हमला करके नाक बचा ली दुनिया के कहने से। अब बात यह है कि इसराइल ने अचानक हमला उस दिन क्यों कर दिया था जब 1-2 दिन के बाद अमेरिका ईरान की बात चलने वाली थी। हैरेट्स अखबार है इसराइल का बहुत बड़ा और थोड़ा बैलेंस से रिपोर्टिंग करता है, उसके मुताबिक खबर बता रहा हूँ, 1 दिन बाद सरकार गिरने वाली थी नेसेट में नेतन्याहू की, उसने आकर के अपनी सरकार को बचाने के लिए उसने काम किया। हमला हो गया। अब हमले के बाद ईरान को, उसको मालूम ही नहीं था कि ईरान ये जवाब देगा। पूरी दुनिया के अंदर जो ईरान इस वक्त, अमेरिका और ईरान के बीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसराइल और ईरान की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया को जो सामने बात आई कि ईरान ताकतवर कितना निकला है, और अगर आप सच पूछें तो फातेह बन के ईरान निकला है। जिस तेल अवीव के अंदर 4-4, 5-5 ऐसे आयरन डोम, एरोडोम, थार्ड और पता नहीं डेविड सिलिंग को क्या क्या लगा हुआ है, उसको धता बताते हुए जो कचूमर निकाल दिया इसराइल का, ईरान ने, पूरी दुनिया ने हैरत से देखा है। इसे इसराइल की तो हालात ये होते थे कि इसकी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिखती थी कि ये तो बस साउंड प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है, सुरक्षा के मद्देनज़र सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर ये बता दिया ईरान ने कि जब मैं हमला करूंगा तो मेरे पास मिसाइल इस प्रकार के हैं, भले ही मेरे पास एरियल ताकत नहीं है कि मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ उसे बिस्मार कर सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हवाई हमले में ईरान का भी कचूमर निकल गया था या निकल जाता, लेकिन ये तो जंगें होती हैं, आप अमेरिका से और इसराइल से लड़ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपके यहाँ एक भी मिसाइल नहीं गिरेगी, एक भी साइंटिस्ट नहीं मरेगा, एक भी आदमी नहीं मरेगा, संभव नहीं है। बहुत बड़ा ईरान है, कोई आयरन डोम वहाँ नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम जो S-300 था, उसकी बैटरी पहले ही हमले में मार दी गई थी, चूँकि ख़त्म कर दी गई थी, चूँकि वहाँ पे जो मोसाद के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने तमाम वो पते दिए थे जो उसके बाद लोग मारे गए। ईरान के अंदर जो मोसाद का पूरा नेटवर्क है, दुनिया में कितने ऐसा कहीं नेटवर्क नहीं देखा गया, सारे के इस्माइल हानिया से लेके, लेकिन वो चेतते नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा गद्दार लोग भी हैं। खैर, कुल मिला के दुनिया ने देखा कि ईरान की ताकत क्या है, सुप्रीम लीडर का अज़्म क्या है, पूरी दुनिया ने महसूस किया। दोस्तों, इस बात को छोड़ दीजिए कि वहाँ क्या नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए, इस बात को देखिए कि इसराइल 12 दिन का उसके पास बचा था, 36 घंटे से अमेरिका की मेज़ पर पड़ा हुआ था कि किसी भी प्रकार से ये कंप्रोमाइज़ हो जाना चाहिए। और ट्रम्प साहब ने सऊदी मुल्कों से बात करके ये बात करनी भी शुरू कर दी कि हम डिप्लोमेसी की तरफ आना चाहते हैं। मैंने द गार्डियन की खबर आपको दिखाई थी कि डिप्लोमेसी की तरफ ट्रम्प साहब आना चाहते हैं, अमेरिका आना चाहता है। अमेरिका के जो ट्रम्प हैं उनको किस वजह से लाया गया है वो किसी और वक्त में मैं बताऊंगा। 4 PM में मैंने बताया कि कौन कौन से वो जो फाइल्स थी, कौन कौन सी चीज़ें थी जो ज़ायनिस्ट लोगों के हाथ में हैं, वो तो सरकारें बदल देते हैं। खैर, अब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी बात को मैं फिर समेटता हूँ। ईरान और अमेरिका का जो कन्फ्लिक्ट था, याद रखिएगा मेरी बात, ये बुद्धिजीवी और कुछ अखबारों के माध्यम से, अल जज़ीरा, रॉयटर्स, गार्डियन, CNN, इनकी खबरें जो निकली हैं, उसका जो जूस अगर निकाल कर आप देखें तो पता ये चलेगा कि पहले ही वहाँ से मवाद निकाल लिया गया सारा, तब जाके फोर्डो पे हमला हुआ। फिर इसराइल ने आके उसी जगह हमला किया, हालांकि उस जगह नहीं, वो साइड में हुआ है, तो वहाँ पर उसकी सारी की सारी वो न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट किया था उसने, यूरेनियम, वो 400 किलो अखबार में कह रहा है कि कहाँ गया, अमेरिका परेशान है। अमेरिका परेशान नहीं, उसको मालूम है, उसने खबर दे दी थी पहले ही। ऐसे ही लोगों का कहना है। ऐसे ही दोस्तों ईरान के बारे में है, कतर ने पहले ही, कतर को मालूम था, कतर को भी मालूम था, ये भी सुन लीजिए, अमेरिका को भी मालूम था, और सुबह आकर के सीज़फायर हो गया। अब वो जूज लॉबी और नेतन्याहू दोनों खड़े के खड़े रह गए कि हो क्या रहा है। अब बात यह है दोस्तों, ये नोबेल प्राइज़ के चक्कर में अगर किया जा रहा है कि थोड़ा सा एस्केलेट कीजिए फिर हम बंद करा देंगे। अब बात तो यह है कि ये जो गज़ा के अंदर नरसंहार रोज़ाना जो रियल है, जो वाकई वहाँ पर इंसानियत को गला घोटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ट्रम्प साहब इसके बारे में क्या करते हैं। और ईरान आकर के, चूंकि ईरान का भी खदशा इसी मद्देनजर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने लड़ाई लड़ी और आप एक तरफ बैठ जाएंगे। आपको गजा के अंदर फ़लस्तीन के मुद्दे पर इतना ही अडिग हो जाना चाहिए जितना आप अपने ऊपर होते हैं, क्योंकि आज ये इस जगह को साफ करेगा जैसे कर चुका है, वो लोगों को मार के ख़त्म कर चुका है। कल को फिर वो तुम्हारी तरफ आएगा, नो डाउट आपने तैयारी कर रखी है। अब उसको और पता चल गया कि आपके पास क्या क्या है और उसके कौन कौन सी चीज़ें उसकी फेल हो गई हैं। आयरन डोम और ये डोम और वो डोम, वो सबको मजबूत करेगा। उसको मालूम है कि मिसाइलें बताते हुए इसराइल के अंदर जो घुसी हैं, आज सुबह भी
जो सीज़ फायर से पहले इसराइल का उसने बिल्कुल 6 मिसाइल्स मारी हैं और ज़बरदस्त नुकसान है। इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा 4 लोग मारे गए, कुछ जख्मी, कुछ कह रहे हैं 8 मारे गए। ऐसे ही इसराइल ने भी हमला रात में किया था ईरान पर, बहुत बड़ा हमला किया था। मैं कहता हूँ उससे सबसे बड़ा हमला ईरान पर रात हुआ है। तो दोस्तों ये तमाम दुनिया के बड़े अखबारों से जो मैंने और पत्रकारों को सुन करके थोड़ा सा अंदाज़ा किया, कल मेरा वीडियो जो मैंने बनाया उसके अंदर मैंने यही इशारा दिया था कि समझ में बात नहीं आ रही है हो क्या रहा है। क्योंकि अब ट्रम्प साहब के आने से पता चल गया कि नोबेल प्राइज़ का ही धंधा है। अब ईरान और सऊदी मुल्क, ईरान तो नहीं कहेगा लेकिन सऊदी मुल्क कहेंगे अरे साहब वी रिकमेंड द नोबेल प्राइज़ फॉर द ट्रम्प साहब, जैसा पाकिस्तान ने कर दिया है। तो ये सारा अब एक नोबेल प्राइज़ इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लाखों लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डल जाए, सैकड़ों लोग जानों से मर जाएँ। ये एक इंसानियत के जो है ना ज़मींदोज़ होने का एक सूचक भी है। खैर अब लड़ाई रह जाती है साहब, वही लड़ाई जहाँ से शुरू हुई थी। अब नेतन्याहू को रोका जाएगा गजा के बारे में, ये ईरान की जिम्मेदारी बनती है। इन्हीं सऊदी मुल्कों की जिम्मेदारी बनती है जो मुनाफकत की हद तक पहुंच चुके हैं। देखा जाएगा अगर ईरान इसके बारे में कहता तो वाकई वो फातितुन बन के निकला है। उसने अमेरिका को और इसराइल को बता दिया कि आप ये जो समझ रहे हैं कि वो जो है ना वो फिल्म आई थी हिंदुस्तानी के कि क्या समझाया पता नहीं, ऐसा कुछ कहता था वो पुष्पा नाम का व्यक्ति, तो ऐसा आप नहीं समझ सकते आप उसको, उसने बता दिया पूरी दुनिया को। तो दोस्तों ये खबरों के पीछे की खबर है जो दुनिया के बड़े अखबारों से मैंने आपको बहुत पढ़कर बहुत सुन करके आपको बताई है। सुबह भी बताई थी, कल भी बताई थी, तो लेकिन इतना ज़्यादा वाजे नहीं था जितना वाजे अब हुआ है। अब दुनिया की नज़रें वहीं पर जा रही हैं, रोज़ाना 50, 60, 40, 30, 35 बेकसूर मारे जा रहे हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।